इमरान सीरीज 3 संग की पार्ट 4। 1 घंटे की प्रवास के बाद हेलीकॉप्टर ने नीचे उतरना शुरू किया था। चक्रालियों को अबकाइयां आने लगी थीं। वो दहाड़ती आवाजों में अपने नदीदा दुश्मन को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद दो मसला आदमी अगले हिस्से से नीचे उतरे थे। वो हिस्सा जिसमें सातों शिकराली और निकोलस थे मकफल था। निकोलस ने उठकर खिड़की से बाहर देखा। बाकायदा तौर पर बनाया हुआ हेलीपैड नजर आया। सामने एक इमारत भी दिखाई दी जिसके दोनों तरफ में दरख्तों की कतारें दूर दूर तक चली गई थी। खासी पुरफजार जगह मालूम होती थी। दोनों मसला आदमी इमारत की तरफ जाते दिखाई दिए। किसी सफेद फार्म तल नस्ल से तल्लक रखते थे। शिकारियों ने चीखना बंद कर दिया और खिड़कियों पर टूट पड़े। शार्क तरफदार से कह रहा था, इस मशीन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, वक्त भी ज्यादा नहीं लगा, हम इस मनहूस पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं आए। मेरा भी यही ख्याल है, तरफदार बोला, लेकिन हालत तबाह हो गई है। अब देखो क्या होता है। निकोलस उन्हें इशारे कर रहा था। ये क्या कह रहा है? तरफदार बड़बड़ाया। शायद हमें तसल्लियां दे रहा है। इस पर यही जाहिर करना चाहिए कि हमें जरा सी भी तशवीश नहीं है। किस तरह जाहिर करूं? जोर जोर से कह के लगाए हम लोग। हाँ ये ठीक है। बस फिर क्या था? सातों शिकारियों ने आसमान सर पर उठा लिया। निकोलस की आंखों से शर्मंदगी मतरश होने लगी। वो सहम कर एक गोशे में सिमट गया। शायद समझा था कि सातों के दिमाग उलट गए हैं। नहीं नहीं, डरो नहीं। शार्क हाथ हिलाकर बोला, हम पागल नहीं हुए, सिर्फ खुशी का इजहार कर रहे हैं। निकोलस कुछ भी ना समझ सका। थोड़ी देर बाद 6 आदमी इमारत की तरफ आते दिखाई दिए। इनके हाथों में राइफलें थी। सब शिकन की हदायत याद रखना। शार्क ने अपने साथियों से कहा, कता ये ना जाहिर होने देना कि तुम अपने इस हाल पर गजबनाक हो। कोई कुछ ना बोला। इमारत से बरामद होने वाले करीब आ गए। ये लोग फौजी किस्म की खाकी वर्दियों में मलबूस थे। दरवाजे के करीब निस्फ दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। रफालें इस अंदाज में हेलीकॉप्टर की तरफ उठी हुई थी जैसे गड़बड़ की सूरत में फौरन फायरिंग शुरू कर देंगे। वो समझते थे कि हम बाहर निकलते इन पर टूट पड़ेंगे। निकोलस इशारों में इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था वो पुरसुकून रहेंगे। वो नीचे उतरे थे और अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे। मैं अंग्रेज हूँ। निकोलस ने मसला आदमियों से कहा, तुम मुझसे गुफ्तगू कर सकोगे? इधर चलो। इनमें से एक आदमी ने बाएं जानब हाथ उठाकर खुश्क लहजे में कहा। निकोलस शायद समझा था यहाँ भी अपने लिए हमदर्द पैदा कर लेगा, लेकिन इसे मायूसी हुई। इसे इंग्लिश बोलते सुनकर किसी ने भी हैरत ना जाहिर की। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया और सब बताई हुई सिमत चल पड़े। दफ्तर शार्क ने हंसना शुरू कर दिया। तरफदार भी हंसा। सब भी हंसने लगे। मसला आदमी चलते चलते रुक गए। इन्हें हैरत से देखे जा रहे थे। ये खाइफ नहीं है, निकोलस ने इनसे कहा। क्या तुम इनकी जबान समझ सकते हो? एक आदमी ने पूछा। जबान नहीं समझ सकता, लेकिन हफ्तों इनके साथ रहा हूँ। जिंदा दिल लोग हैं। हमने सुना था शिकारी बेहद खूंखार होते हैं। जानवर बनने के बाद इनमें बेहद इंसानियत पैदा हो गई है। अच्छा चलो चलो चलते रहो। निकोलस ने अपने साथियों को चलने का इशारा किया। अब इन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था। तुम लोग कुछ और ना समझना, ये गीत गा रहे हैं। निकोलस ने मसला आदमियों से कहा, आखिर इतने खुश क्यों हैं? सवाल किया गया। जानवर बनने के बाद इसे खुश ही रहते हैं। पता नहीं क्यों। काश मैं इनसे गुफ्तगू कर सकता। दरख्तों की कतार के दरमियान से गुजरने के बाद वो एक पतली सी पगडंडी पर चलने लगे थे जिनके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। हमने ये जगह पहले क्यों नहीं देखी? तरफदार बोला, जर्द रेगिस्तान का कोई हिस्सा मालूम होता है। हमारा अपना रास्ता है। दूसरे ने कहा, पता नहीं ये लोग किधर से लाए हैं, हो सकता है इधर नखलिस्तान भी हो। वो चलते रहे। फिर इन्हें एक छोटे से कच्चे मकान में हाँक दिया गया। ठीक इसी वक्त इन्होंने हेलीकॉप्टर को दोबारा परवाज करते देखा था। तुम जरा इन लोगों को काबू में रखना, एक मसला आदमी निकोलस ने कहा। अशारों में जितना समझा सकता हूँ करता रहूंगा। इनकी जबान तो जानता ही नहीं। कोई बात पूरी तरह जहन नशीर करा सकूं। मगर ठहरो। और निकोलस को घूरता हुआ बोला, क्या तुम कैदी हो? मैं जानवर बना दिया गया हूँ, क्या तुम देख नहीं रहे? लेकिन तुमने कपड़े पहन रखे हैं। जिना जानवर बनाने के बाद किसी मकसद के तहत नीचे से ऊपर तक मेरे बाल कतर दिए गए थे, सर और चेहरा छोड़ दिया था। जाहिर है इसके बाद तो कपड़े पहनने ही पड़ते। कमाल है, मैं तो समझा था तुमने जदीद फैशन के मुताबिक सर और दाढ़ी के बाल बढ़ा रखे हैं। हमारा बॉस जो कोई भी हमारी जिंदगियों से खेल रहा है। बस खामोश रहो वरना गोली मार दी जाएगी। यहाँ हुकूमत की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करने की इजाजत नहीं है। हुकूमत? निकोलस चौंक पड़ा। क्यों, तुम्हें हैरत क्यों है? हम तो एक दवा साज कंपनी के मुलाजम हैं।
वजारत सेहत से ताल्लुक होगा तुम्हारा, शायद मैं पागल हो जाऊंगा। निकोलस बड़बड़ाया। अच्छा अच्छा, पागलपन के असरात तुम में पाए गए होंगे, तभी जानवर बना दिए गए। मैंने दो सफेद फार्म औरतों के जानवर बनाए जाने पर एहतजाज किया था, तब तो फिर तुम्हें गोली क्यों नहीं मार दी गई? तुम जिंदा क्यों हो? अच्छा मैं समझा, किसी किस्म की जवाबदेही के लिए तुम्हें जिंदा रखा गया है। अच्छा तुम अपने इस जानवरपन को हवालात समझो। जवाबदेही के स्टेज पर अगर तुम हुकूमत को मुतमईन न कर सके तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। शायद तुम तीसरे दर्जे के शहरी हो, इसलिए तुम्हें कवानीन का इल्म नहीं है। निकोलस सचमुच चुकरा कर रह गया था। आखिर किस्सा क्या है? दरवाजा बाहर से मकफल करके मसला कर आदमी चले गए। शिकराली मकान का जायजा लेते फिर रहे थे। यहाँ खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मौजूद थी। एक जगह शराब की बोतलें भी नजर आईं। निकोलस ने एक बोतल उठाई और उसे ललचाई हुई नजरों से देखता रहा। पता नहीं कब से शराब नहीं पी थी। फिर उसने काक निकाली और बोतल को मुंह में लगा लिया। शिकराली इसे बगूर देखते रहे, आपस में सरगोशियां भी करते रहे। फरंगी तिमाल मालूम होती है, शार्क चहक कर बोला। बहुत उम्दा होती होगी। तरफदार ने ओंठों पर जुबान फेर कर कहा। अभी मालूम हो जाता है, जरा निकोलस की आंखें देखो, नशे में डूबने लगी हैं। दूसरा बोला, हमने कब से तिमाल नहीं पी। उठाऊं एक बोतल? शार्क ने चहक कर कहा। बस 2 घूंट, ज्यादा नहीं। एक गिगाया। ठहरो, पहले निकोलस का हशर देख ले। तरफदार ने कहा। क्या हशर देखोगे? वो तो बोतल से मुंह ही नहीं हटा रहा। पूरी बोतल साफ कर देने के बाद वैसे ही मुर्दा बटेर नजर आने लगेगा। शार्क बोला। सचमुच? निकोलस पूरी बोतल खाली करके लंबा लंबा लेट गया था। फिर हिचकियां शुरू हो गई थी। बटेर मर रहा है। शार्क हंस कर बोला। आखिर तुम देखना क्या चाहते हो तरफदार भाई? शाम में जहर भी हो सकता है। जहर देने के लिए इतनी दूर लाने की जहमत क्यों की गई? चाहते तो जंगल में हमें गोली मार देते। उठाओ भाई, 2-2 घूंट में क्या हर्ज है? अच्छी बात है तो उठाओ, तरफदार ने कहा। एक ने बोतल उठाई और इसे घूरते हुए कहा। हम फरंगी से नफरत करते हैं, इसकी जबान से नफरत करते हैं, इसकी औरत से नफरत करते हैं, फिर हम इसकी शराब क्यों पिए? और चुप रहे, क्यों बकवास कर रहा है? तरफदार बना कर बोला। सब शकन ठीक कहता है, हम लोग हमक हैं, रवायात के जाल में फंसे हुए बस परिंदे। अच्छी बात है, तुम मत पियो। मैं नहीं पीऊंगा। जब से सब शकन की बातें सुनी है बहुत बदल गया हूँ। ये जो तुम्हारे गिर्द खड़े हैं ये मेरे साय से भी भड़कते थे। इनके दम निकल जाता था मेरी आवाज सुनकर, लेकिन अब देखो करीब खड़े खड़े हुए। तरफदार ने काक निकाली। 2 घूंट लेकर बोतल दूसरे की तरफ बढ़ा दी। शाम होने वाली थी। एक ने बावर्ची खाना संभाल लिया। निकोलस इसका हाथ बटाने लगा। ताज़ा तरकारियां भी वहां मौजूद थीं। खुश्क मछलियों की वाफर मिकदार भी नजर आई थी। निकोलस मसलसल यही सोचे जा रहा था, पता नहीं बकाया लोग कब पहुंचेंगे। बोलने के लिए बेचैन था, लेकिन इस वक्त किससे बोलता? न तो उन्हें मदाएं मौजूद थी न इमरान। इसने सोचा क्या जरूरत है वो लोग भी यहीं लाए जाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सूरज गरूब हो रहा था तो इन्होंने दोबारा हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। दौड़कर खिड़कियों के करीब पहुंचे थे, लेकिन यहाँ से हेलीकॉप्टर तक नजर नहीं पहुंच सकती थी। अलबत्ता हेलीकॉप्टर जरूर दिखाई दे गया था। इनके अंदाजे के मुताबिक वहीं उतर रहा था जहां वो लोग उतरे थे। देखो वो लोग भी यहीं लाए जाते हैं या कहीं और जाते हैं। शार्क बड़बड़ाया। ये जगह तो बहुत है, तरफदार ने कहा, लेकिन जरूरी नहीं वो दोनों भी यहीं लाई जाए। चुप रहो, तरफदार बना कर बोला। संघर्ष भी हो, खैर सरा भी, इसे हर वक्त याद रखा करो। ये 5 मेरे आदमी हैं, तुम्हारे नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, याद दहानी। मैंने कहा शायद तुम भूल गए हो। तरफदार खामोश हो गया। वो 5 हंसने लगे। तरफदार खिड़की के पास से हटकर इसके रेक के करीब जा ठहरा जिसमें शराब की बोतलें रखी हुई थी। इसने फिर एक बोतल से काक निकाली और पीने लगा। शार्क कुछ न बोला। तरफदार ने शायद ये इसलिए हरकत की थी शार्क कुछ बोले और बात बढ़ जाए। तुम लोग अब हाथ भी नहीं लगाओगे? शार्क ने सरफसानियों की तरफ देखकर कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी छोटे सरदार, एक बोला। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। इतनी देर में तरफदार पूरी बोतल साफ कर चुका था। दरवाजा खुला और 6 जानवर दाखिल हुए। दरवाजा फिर बंद हो गया। मेरा ख्याल गलत नहीं था, वो दोनों नहीं है, शार्क बोला। खामोश, संघर्ष, खैर सरा, तरफदार हकलाया। वो किसी मस्त हाथी की तरह झूम रहा था। खाली बोतल इसके हाथ में थी। खूब, इमरान बोला। तो यहाँ शराब भी मौजूद है? क्या सबने पी रखी है मेरे अलावा? शार्क बोला। आपने क्यों करम फरमाया? मुझे सिर्फ तिमाल पसंद है, फरंगी की शराब नहीं पी सकता। ये हुई ना बात। शबाज खामोश खड़ा तरफदार के घूरे जा रहा था। फिर वो आगे बढ़ा।
तरफदार के हाथ से खाली बोतल छीन कर दूर फेंक दी। इसके बाद इसकी नजर रेक पर पड़ी थी। भरी हुई बोतलें दिखाई दी। नहीं, इन्हें जूं की तू रहने दो, इमरान हाथ उठाकर बोला। शहबाज इसकी तरफ घूम गया। निकोलस भी करीब आ गया। वो अभी तक थोड़े बहुत नशे में था। तुमने अंदाजा लगाया हम कहाँ हैं? इसने इमरान से कहा। लगा लेंगे अंदाजा भी, जल्दी क्या है? इसने इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। तरफदार दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और इन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। फिर बड़ी आवाज में बोला, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली गई। चुपका बैठा रहा वरना खाल उतार दूंगा। शहबाज दौड़ा। और क्या? तरफदार हाथ नीचा करके बोला। अब किसके सहारे जीऊंगा? तुम सुन रहे हो इसकी बातें? वो इमरान की तरफ देख कर बोला। नशे में है, जाने भी दो। मैं इस शराब को ज़ाया ही क्यों ना कर दूं? कतई ज़रूरत नहीं, अब कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मैंने अपने आदमियों को सिर्फ 2-2 घूंट की इजाज़त दी है। चार बोला, एक कतरा भी नहीं। शहबाज दहाड़ा। मैं जिस दिन इस हाल को पहुंचा हूं, तिमाल को हाथ नहीं लगाया। कम से कम ज़हनी तौर पर आदमी बना रहूं। अब ऐसा ही होगा सरदार। शार्क जल्दी से बोला। क्या ख्याल है तुम्हारा, हम किस तरफ से आए हैं? इमरान ने शहबाज से कहा। पहाड़ से ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन ये निखलस्तान कहाँ से पैदा हो गया मैं नहीं जानता। जर्द रेगिस्तान का मौत और वीरानगी की हमार जगह है। हो सकता है ये निखलस्तान इस रास्ते से अलग हो जिससे तुम लोग गुजरे हो। यही बात होगी, शहबाज ने परतशवीश लहजे में कहा। एक नई बात मालूम हुई है फादर, दफ्तर निकोलस बोल पड़ा। हाँ कहो, क्या है? इमरान इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं इसे बड़े मुजरमों का कोई गिरोह समझ रहा था, लेकिन ये तो किसी किस्से की हुकूमत है। मैं नहीं समझा। निकोलस ने अपनी और मसला आदमी की गुफ्तगू दोहराई थी। इमरान कुछ ना बोला। थोड़ी देर खामोश रहकर पर तशवीश लहजे में कहा, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर छोड़ो, मैं जरा इस मकान का ही जायजा ले लूं। फिर वो तीनों मकान के मुख्तलिफ हिस्सों को देखते फिर रहे थे। जरूरियात की सारी चीजें मौजूद हैं। इमरान बोला। वो दोनों कहाँ गई? निकोलस ने पूछा। हेलीकॉप्टर पर तो साथ थी, जहां पहुंच कर कहीं और ले जाई गई हैं। मुझे यकीन था हमारे साथ ना रखी जाएंगी। पता नहीं इनका क्या हश्र हो। अपनी फिक्र करो बेटे। अपनी फिक्र यहाँ भी नहीं है। जिसने मरने की ठान ली हो, इसे क्या फिक्र हो सकती है? ठीक इसी वक्त सदर दरवाजा खुला। 3 मसला आदमी अंदर आए। एक ने निकोलस से कहा, किसी चीज की जरूरत हो जो यहाँ मौजूद ना हो तो मुझे बता दो। जिन्हें मरना हो, इन्हें किसी चीज की जरूरत कैसे हो सकती है? किसे मरना है? मसला आदमी ने हैरत से कहा। हमें और किसे? मौत इनके लिए नहीं है जो जानवर बना दिए जाते हैं। तुम हमसे बेहतर हो। हालांकि बातें तीसरे दर्जे की शहरियों की सी करते हो। क्या बात हुई? अव्वल दर्जे के शहरी वो हैं जो जानवर हैं। हम बेचारे दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरी इस तमन्ना में मर रहे हैं जानवर बना दिए जाएं। इमरान ने दूसरी तरफ मुंह फेर कर दीदे नचाए थे। बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं ये सोच रहा हूँ तुम किस किस्म के एहतजाज करने के बावजूद भी जानवर बना दिए गए हो। हुकूमत की आंखों के तारा मालूम होते हो। खैर दारुल हुकूमत में पहुंचोगे तो तुम्हें अपने मर्तबे का इल्म होगा। हम कब तक पहुंचेंगे दारुल हुकूमत में? निकोलस ने पूछा। कल ही रवाना कर दिए जाओगे। हम सब? और क्या, वरना हम दूसरे तीसरे दर्जे के शहरियों में तुम्हारा क्या काम? अगर मुझे कोई जिम्मेदार पोस्ट मिल गई तुम्हें भी जानवर बना दूंगा। शुक्रिया, मेरे बच्चे तुम्हें दुआएं देंगे। देखो वादा कर रहे हो, भूल ना जाना। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तीनों चले गए और निकोलस तवील सांस लेकर इमरान की तरफ मुड़ा था। सुना तुमने? हाँ बिल्कुल सुन लिया। इमरान हंस कर बोला। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जानवर बन जाने में फायदा ही है। अव्वल दर्जे के शहरी। वैसे तुमने अच्छा किया दारुल हुकूमत का पता पूछने नहीं बैठ गए थे। इतना हमक नहीं हूँ, पहले इसे बता चुका हूँ। मैं भी इसी तंजीम से मुतल्लक हूँ, वजारत सेहत के कोई ओहदेदार। इमरान सर हिलाकर बोला। निकोलस ने इसके लहजे से महफूज होकर कहका लगाया। रात इन्होंने सुकून से गुजारी थी। दूसरी सुबह इन्हें इत्तला मिली थी कि दोनों मदाओं ने खासा हंगामा बर्पा कर रखा है। इसी आदमी ने निकोलस को इससे आगाह किया था जिससे पिछले दिन इसकी गुफ्तगू हुई थी। वो दोनों तुम ही लोगों के साथ रहने पर मसर है, तनहा नहीं रहना चाहती। इसने कहा, लेकिन हमें हुक्म मिला है इन्हें अलग रखा जाए। तो फिर हमें इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? निकोलस ने सवाल किया। इन्होंने इस मकान को तय और बाला करके रख दिया है। जहाँ ठहराई गई है फर्नीचर तोड़ डाला है, कराकरी रेजा कर दी है, पर्दे फाड़ डाले। तब तो इन्हें यहीं ले आओ। लेकिन ऊपर का हुक्म, या अव्वल दर्जे के शहरी मुकीम हैं, ऊपर के मामलात को संभाल लेंगे। तुम इन्हें यहीं ले आओ। निकोलस बोला। मैं इसलिए आया हूँ, तुम मेरे साथ चलकर इन्हें समझा दो। निकोलस ने इमरान की तरफ देखा। इसने सर हिलाकर मंजूरी दे दी। इस तरह मसला आदमी को इस इशारेबाजी की खबर तक ना हो सकी।
निकोलस इसके साथ बाहर निकल आया। वो इस पगडंडी में से गुजर रहे थे जिससे गुजरकर पिछले दिन कुच्ची इमारत तक पहुंचे थे। अब वो इस इमारत की तरफ जा रहे थे जो हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त नजर आई थी। हेलीपैड से इमारत तक का रास्ता बहुत सलीके से बनाया गया था। निकोलस ने सोचा शायद यहीं से पहाड़ वाली इमारत में रसद पहुंचाई जाती है, लेकिन रीजा का रब्ता तो हेडक्वार्टर से था। हो सकता है हेडक्वार्टर वही हो जहां मसला आदमी दाल हुकूमत कहता है। इमारत में कदम रखते ही निकोलस को ऐसा महसूस हुआ जैसे खुशबुओं के देश में आ गया हो। हर राहदारी के मोड़ पर नई खुशबू से साबका पड़ता था। भला आखिर वो कमरे में पहुंचे जहां मादाएं उदास बैठी थी। निकोलस को देखकर बड़ी फिरती से उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ हो? सफेद मादा ने पूछा। बड़ी वाहियात जगह, हमें नंगे फर्श पर सोना पड़ा है। सब एक ही जगह है। हाँ, लेकिन हमें अलग क्यों रखा गया? तुम्हारे आराम के ख्याल से। वहां तुम्हें तकलीफ होती, मुनासिब यही है तुम यहीं रहो। मसला आदमी इसे कमरे में पहुंचाकर खुद वापस चला गया और कह कर गया है वापसी के लिए एक पुश स्विच को दबाकर इसे तलब कर सकेगा। यहाँ तो नहाई में हमारा दम घुटता है। सुनो, या हमारा क्याम आर्जी है। हो सकता है आज ही किसी वक्त यहाँ से भी रवानगी हो जाए, इसलिए हंगामा मत बर्पा करो। वैसे हमारे साथ बर्ताव अच्छा हो रहा है, सुनहरी मादा बोली, इसलिए कह रहा हूँ उलझो मत। वो लोग किस हाल में? सुनहरी मादा बोली। वो तो सब ठीक है, लेकिन कल तरफदार तुम्हारी याद में दहाड़े मार मार कर रो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। यकीन करो, वस्की की पूरी बोतल साफ कर गया। वो तो नशे में था। इस इमारत में शराब की बोतलें भी हाथ लगी हैं। और वो अफलातून साफ सफेद मादा कुछ कहते कहते रुक गई। सब शकन, वो बिल्कुल ठीक है, इसी की हिदायत में मैं यहाँ आया हूँ। वही चाहता है तुम लोग पर सुकून रहो। ये कौन सी जगह है और यहाँ क्या हो रहा है? कोई भी नहीं जानता, ना यह मालूम कि अब कहाँ जाएंगे। वैसे यकीन रखो हम लोग जिंदा रहेंगे। ये भी कोई जिंदगी है? मैंने तो इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। तुम भी यही आदत डालो। जिंदगी बसर करने की चीज है, ये सोचे बगैर कि कैसी गुजर रही है। हमें जानवरों की तरह ही जिंदा रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, आदमी की सोसाइटी में भी कभी जानवरों की सी जिंदगी बसर करनी पड़ती है। सफेद मादा कुछ सोचती हुई बोली। बस तो फिर अब सुकून से रहो, वरना हो सकता है हमसे ये आसानियां भी छीन ली जाएं। हम तो सिर्फ साथ रहना चाहते हैं, सुनहरी मादा बोली। देखा जाएगा, इसके बारे में अगली मंजिल पर सोचेंगे। हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हम कब आज़ाद हैं? दरवाज़ा बाहर से मकफल कर दिया जाता है। इस वक्त तो मुझे सिर्फ इसलिए लाया गया कि मैं तुम्हें समझाऊं। अच्छी बात है, अब हम मुतहत रहेंगे। निकोलस ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता था। दफ्तर से एक और बात याद आ गई। इसने आहिस्ता से कहा, मुझे याद पड़ता है इसने एक बात कही थी, मेरा मतलब है सफ शकन ने। इसके बयान के मुताबिक लीजा ने हेडक्वार्टर को इतला दी थी कि जंगल में जानवरों की भीड़ हो जाने की वजह से लड़कियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, इसलिए इन्हें फौरन बुलवा लेना चाहिए। शायद इसलिए हमें वहां से हटा लिया गया है। लिहाजा तुम बकाया जानवरों के लिए नफरत का आज़ार करना चाहिए। मुझे इल्म नहीं था ऐसा ही होगा, वरना मैं मुतहत रहती। अगर आप मुतहत रहना, अगर कोई यहाँ तुमसे अब इस मसले पर गुफ्तगू करे तो तुम यही कहना, हम सिर्फ निकोलस की हम नशीनी चाहते हैं। शिकराली दरिंदों से हमें क्या सरोकार। हाँ ये ठीक है, सफेद मादा सर हिलाकर बोली। फिर निकोलस ने बताए हुए पुश स्विच पर उंगली का दबाव डाला। थोड़ी देर बाद वही आदमी पहुंच गया जिसने यहाँ तक रहनुमाई की थी। रास्ते में निकोलस ने इससे कहा, दरअसल ये सिर्फ ये चाहती थी कि इनके पास पहुंच जाऊं। दूसरे जानवर से तो वो खाइफ है। यही बात होगी, वो आदमी बोला, लेकिन हमें तो यही हुक्म मिला इन्हें सबसे अलग रखे। ठीक है, अब वो शोर नहीं बचाएंगी, मैंने इन्हें समझा दिया है। क्यामगाह पर पहुंच कर निकोलस ने इमरान को रिपोर्ट दी थी। वो खुश होकर बोला, वाकई तुम बहुत ज़हीन हो। मैं इस वक्त तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि याद दहानी करा देना, लेकिन इसकी मौजूदगी में नहीं कह सका। वो दोनों खैरियत से है ना? शार्क ने करीब आकर इमरान से पूछा। कुछ ज्यादा ही खैरियत से है, इमरान ने जवाब दिया। और निकोलस से बोला, कब तक रवानगी तो है? इससे मुतल्लक मजीद गुफ्तगू नहीं हुई। शार्क ने तरफदार करीब जाकर कुछ कहा और वो इसे मारने के लिए दौड़ा था। इसे समझाओ वरना पिटेगा मेरे हाथ से। शहबाज ने इमरान की तरफ देख कर कहा। शार्क, इमरान ने इसे आवाज दी। मैंने तो सिर्फ खैरियत बताई थी चाचा। चाचा के भतीजे में तेरी खैरियत का ख्वाह हूँ। अगर शहबाज का एक हाथ पड़ गया तो हफ्तों उठ नहीं सकेगा। मैं माफी चाहता हूँ सरदार, शार्क बोला। शहबाज ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। ठीक इसी वक्त फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक अजीबल खल्क आदमी अंदर दाखिल हुआ। दुबला पतला, छोटे से कद वाला, सर के बाल बेहद सफेद थे, आंखों में वहशत थी। इसके पीछे दो कवि हैकल और बावर्दी बॉडीगार्ड थे जिन्होंने हाथों में मिशन पिस्तौल संभाल रखे थे। ये इन लोगों में से नहीं मालूम होते थे जिनसे अब तक साबका रहा था। दफ्तर बूढ़ा आदमी शिकराली में बोला, तुम सब तो खुश हो ना?
बहुत ज़्यादा, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, नाखुश मालूम होते हो। भला किस तरह? मुझे देखकर तुमने कह के नहीं लगाए, बूढ़े ने पुचकाना अंदाज में कहा। मैं जनरल मैं जनरल एडवर्डीन लिगस हास्ट हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन इतने लंबे नाम के बावजूद भी इतने जरा से क्यों हो? खामोश बदतमीज, वो खलक फाड़ कर चीखा था और इसे खांसी आने लगी थी। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़कर इंग्लिश में कहा, इन लोगों पर मेरा जरा सा भी रौब नहीं पड़ा है योर ऑनर। एक बॉडीगार्ड बोला। आपको खांसी आने लगी है योर ऑनर, दूसरे ने कहा। इन पर रौब पड़ने की वजह से? हाँ योर ऑनर, तुम ठीक कहते हो तो मैं माने लेता हूँ। फिर शिकरालियों की तरफ बोला और इनकी जुबान में बोला, मैं दुनिया की 70 ऐसी जुबानों का माहिर हूँ जो तहरीर में नहीं आती। मैं फिर वही गर्ज करूंगा जनाब जनरल साहब, आप जरा से तो हैं। इमरान ने कहा, मेरा बाप भी इतना जरा सा ही है। इसका नाम संजीदा खान मुतहद है। देखना कितना बड़ा नाम है। बस बहुत हुआ, अगर कद से बड़ा नाम अख्तियार ना किया जाए तो। इसका जुमला पूरा होने से कबल ही बूढ़ा चहका था। तुमने देखा, वो भी मेरी तरह नीम है। क्या कहने अजमत के? क्या मतलब? कुछ भी नहीं जनरल, तुम बहुत सही मालूम होती हो। एक ही बात में तुम्हें मेरा नाम याद हो गया। बूढ़ा खुशी जाहिर करता हुआ बोला, अपनी आमद का मकसद बयान करो जनरल। देखना चाहता हूँ मुस्तकबल के बड़े आदमियों को। आदमी ऐसे होते हैं। अमरान चारों तरफ हाथ घुमा कर बोला, मैंने मुस्तकबल के आदमी का है। जिस रफ्तार से आदमी तरक्की कर रहा है वो इसी तरफ ले जाएगी। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो जनरल, मैं तुमसे मुतफिक हूँ। मुझे खुशी है कि हम मुस्तकबल के आदमी हाल से तंग आ गए थे। अगर अगर तुम इसी तरह मुझसे मुतफिक होते रहे तो हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन मैं हुकूमत नहीं, एक खूबसूरत सी औरत चाहता हूँ जो मेरे बालों में कंघा करके जुएं निकाल सकेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी, अगर तुम मुझसे इसी तरह मुतफिक होते रहे। ये लोग कुछ बोल नहीं रहे। बूढ़े ने दूसरों की तरफ देख कर कहा, मेरे सामने जुबान खोलने की जरूरत नहीं कर सकते क्योंकि मैं इनका सरदार हूँ। यानी ये तुम्हारे काबू में है? बिल्कुल मेरे काबू में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें भी मुतफिक होना पड़ेगा। ना होने का सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, तो फिर तुम्हें मैं अपना मुसाहिब बनाऊंगा। इसके बाद तुम्हें और ज्यादा तरक्की करूंगे। मुझे कोई इतराज नहीं, इमरान ने शहाना अंदाज में कहा। शार्क भी खामोश था। इमरान के अंदाज से इसने समझ लिया दूसरों की खामोशी मुनासिब समझता है, वरना इसका दिल चाह रहा था इस बूढ़े को गोद में उठाकर सारे घर में नाचता फिरे। अच्छा, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दारुल हुकूमत में ले चलूंगा। बूढ़े ने इमरान से कहा, जैसा हुक्म जनरल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम मेरी तवक्कात से बढ़कर साबित हो रहे हो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हारी रवानगी की इतला मिल जाएगी। मेरा नाम याद रखना। हमेशा याद रखूंगा। वो चला गया। शिकराली इमरान को घेर कर खड़े हो गए। आखिर ये क्या शय थी? शबाज ने पूछा, बड़ी मुश्किलों से अपने कह के रोक सका था। खुदा ही जाने क्या चक्कर है। इमरान पर तशवीश लहजे में कहा, क्यों, क्या तुम्हें कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा है? अभी कुछ नहीं कह सकता, इमरान ने कहा। निकोलस की तरफ मुड़कर इंग्लिश में कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ये इन्हीं 3 बड़ों में से एक हो सकता है जिसका जिक्र लिजा ने किया था? ये तो हरगिज नहीं हो सका। क्या तुमने इसकी बातें नहीं सुनी? इसके बॉडीगार्ड ने भी इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन तुम इतने संजीदा क्यों हो रहे हो? मैं सोच रहा हूँ वही लोग ज्यादातर इंसानियत की सतह से गिर जाते हैं जिन्हें दूसरों मजाक खेज समझते हैं और मुसलसल सांस से कमतरी में मुब्तला करते रहते हैं। ये बात सोचने की है। यही अंदाजा करने के लिए मैंने इसका मजाक उड़ाया था। इमरान बोला, हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो और इसलिए बार बार मेरे मुतफिक होने का जिक्र कर रहा था। ये खुद इसी का कारनामा है। तुम्हारे अंदाजे अभी तक गलत नहीं हुए। खैर, देखा जाएगा। इमरान सर हिलाकर बोला, अब तुम लोग सफर की तैयारियां शुरू कर दो। फिर शबाज से गुफ्तगू करने लगा। देसी ही लंबी सी गाड़ी थी जैसे सर्कस वालों के पास होती है और इसमें अपने जानवर इधर से उधर लिए फिरते हैं। पिछले हिस्से में जानवरों को बंद कर दिया गया। अगले हिस्से में ड्राइवर के साथ 2 मसला आदमी बैठे हुए थे। मदाओं के लिए अलहदगा कोई इंतजाम नहीं हुआ। वह भी शिकरालियों के साथ इस गाड़ी में ले जाई जा रही थी। अलबत्ता मसला मुहावजों ने निकोलस को आगाह कर दिया था, अगर किसी जानवर ने भी इनसे छेड़छाड़ की तो इसे फौरन गोली मार दी जाएगी। निकोलस ने इमरान को इससे मतला कर दिया था। इसने मदाओं से बात करने पर पाबंदी लगा दी थी। वाकई अब तो हमारे साथ जानवरों का इससे ही बर्ताव हो रहा है। शार्क बोला, ये सफर रात को शुरू हुआ, वरना शायद इनमें से एक भी मंजिल तक जिंदा ना पहुंच सकता। दिन में जर्द रेगिस्तान का सफर नामुमकिनात में से था। ये इस वक्त भी गर्मी से दम घुटा जा रहा था, दूसरों पर जो गुजर रही हो। लेकिन इमरान और शार्क की हालत बहुत अबतर थी। वो अपनी खाल में तो थे नहीं, गर्मी बासारी सहार जाती।
गाड़ी मामूल रफ्तार से किसी नामालूम मंजिल की तरफ चली जा रही थी। मैं मर रहा हूँ चाचा, शार्क कराया। देखो बेटे, रेगिस्तान की चांदनी कितनी बली है। इमरान ने कहा, पानी अगर थोड़ा सा मिल जाता तो। इमरान ने निकोलस से कहा, पानी के लिए कहो, सभी प्यासे होंगे। निकोलस ने इमरान का पैगाम मसला मुहाफिजों तक पहुंचाया। इनसे जवाब पाकर इमरान से बोला था, पानी बहुत है, ठंडा पानी गाड़ी की छत पर टैंकी है जिससे कूलर लगा हुआ है। खूब। इमरान किसी सोच में पड़ गया। ड्राइवर की पुश्त वाली खिड़की से इन्हें एक बहुत बड़ा जग दिया गया। निकोलस को पानी हासिल करने की तदबीर बताई गई। गाड़ी की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। निकोलस ने अपनी एक जगह जग ऊंचा करके छत से लगा हुआ बटन दबाया। जग में ठंडे पानी की धार गिरने लगी। सबों ने सैर होकर पानी पिया था। इमरान शहबाज से बोला था, ये गाड़ी और इसका इंतजाम साफ जाहिर करता है कि ये नई कहानी नहीं है। मैं नहीं समझा, यहाँ से जानवर सफर करते ही रहते होंगे। शिकराल के लिए पहला वाक़या है। शहबाज ने कहा, यहाँ सिर्फ शिकराल ही तो नहीं है, करगाल और मकलाक भी हैं। ठहरो, मुझे सोचने दो। शहबाज कहकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, शायद मैंने सुना था, मुझे याद पड़ता किसी ने कहा बताया था। ये याद नहीं, मकलाक और दूसरे बाद इलाकों से कुछ लोग गायब हो गए थे। अंदाजन कितने अरसे पहले की बात है, ये कोई 7-8 माह समझ लो। ये बड़ा मुनासिब इलाका है ऐसे कामों के लिए। इधर खाना बदोशों के कबीले भी तो हैं, इन पर भी तो हाथ साफ किया जा सकता है। मगर आखिर क्यों, यही मालूम करने के लिए मैंने ये खतरा मोल लिया है। अगर ये इतना ही बड़ा मामला है, तुम तनहा क्या करोगे? पिछली बार जब तुम शिकराल आए थे तो तुम्हारे साथ बेहतरीन लड़ाके थे। कलाड़ियों की जंग में आज तक नहीं बोला। इस बार शिकरालियों से लड़ाई नहीं होगी, ये जहनी जंग का मामला है। जहनी जंग में तनहा लड़ता हूँ, ख्वाह सामने कितनी बड़ी फौज क्यों न सफा रहा हो, तुम ही जानो। शहबाज उकता कर बोला। फिर गर्मी और हब्स के बावजूद भी इनकी आंखें नींद के दबाव से बोझल होने लगी। अजीब रेगिस्तान था जिसकी रातें भी बेहद तकलीफदा होती थी। वो सोते रहे थे, खुद से नहीं जागे थे, बल्कि गाड़ी की करिया और कान फाड़ देने वाले हारन की मसलसल आवाज़ों ने इन्हें उठाया था। आंखें मल मल कर चारों तरफ देखने लगे। गाड़ी रुकी हुई थी। कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा बार बरदार त्यारा खड़ा नजर आया। खूब, सब कुछ गैर कानूनी तौर पर हो रहा है। इमरान ने निकोलस से कहा। जाहिर है, निकोलस बोला। इस रनवे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या बताऊं, कुछ भी तो नहीं जानता। पहाड़ वाली इमारत की तरफ ये रनवे भी पिछले जंग अजीम की यादगार मालूम होता है, लेकिन ये त्यारा, ये तो एक मशहूर फजाई कंपनी से ताल्लुक रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पालतू गोरीले और सर्कस के जानवर फजाई सफर करते ही रहते हैं। हम आदमियों के साथ तो होंगे नहीं कि किसी को अपनी दुख भरी दास्तान सुना सकें। सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं, निकोलस ने मुर्दा सी आवाज फंसी के साथ कहा। वो गाड़ी से उतार कर त्यारे में पहुंचाए गए। वहां भी इन्हें कटहरा ही नसीब हुआ था। कुटहरे के दरवाजे पर एक तख्ती अवेजा थी जिस पर तहरीर था, सर्कस का ये गोरीला कपड़े पहनने का भी शायक है। इमरान ने निकोलस की तरफ हाथ उठाकर कहा। निकोलस कुछ ना बोला और इसकी आंखों से फिक्रमंदी जाहिर हो रही थी। दोनों मसला मुहाफ़िज़ फिर ना दिखाई दिए। अब हमारे खाने पीने की क्या रहेगी? शार्क ने इमरान से पूछा। भूख लगे तो मुझे खा लेना, नाराज हो गए हो चाचा? दफ्तन सफेद मादा ने इमरान को मुखातब किया। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, क्या तुम अब भी मुझसे गुफ्तगू नहीं करोगे? क्यों नहीं? अब तो मेरे और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कुछ बाकी ही नहीं रहा। क्या मैं तुम्हारी केट्स की कोई परदर्द नज़म सुनाऊं? पेट की बात करो, यहाँ खाने पीने की क्या सूरत होगी? सफ़ेद मादा ने कहा। पेट, हाय पेट। अभी मशरक ने भी यही सवाल किया था, जवाब मगरब कर रहा है। दोनों जानवरें ऊंची ऊंची बातें करो, पेट और कंपोर्ट। अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें करो, खूबसूरत बातें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? तुम पेट से सोच रही हो, दिमाग से सोचो। रूहों को बुलंदियों की तरफ ले जाओ। पेट में गलाजतों के अलावा और क्या है? मैं चीखना शुरू कर दूंगी, वरना बकवास बंद करो। बंद कर दी, लेकिन अब मुझसे कुछ ना पूछना। तुम इसका दिल क्यों दुखा रहे हो? निकोलस ने आहिस्ता से पूछा। तुम भी खामोशी से एक तरफ बैठ जाओ। निकोलस ने महसूस कर लिया था इसका मूड ठीक नहीं है, लिहाजा वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद त्यारे ने टेक ऑफ किया था। वो लड़खड़ा कर एक दूसरे पर गिरे थे, जानवरों की तरह चीखने लगे थे। बस बस, अब कुछ नहीं होगा। इमरान हाथ उठाकर बोला। चैन से बैठो, तुम हमें कुछ करने ही नहीं देते। तरफदार बना कर बोला। रोना चाहते हो तो रो भी सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तरफदार आहिस्ता से कुछ बड़बड़ाया, इसकी तरफ मुंह मोड़ कर बैठ गया। तुम आखिर इतने नाराज क्यों हो चाचा? शार्क बोला। मुझसे ऐसी बातें पूछी जा रही हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम सिर्फ तशवीश जाहिर कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं चाहिए। अब तुमने अक्लमंदी की बात की है, आओ
खूबसूरत लड़कियों, झीलों, अबशारों की बातें करें। मकलाक में तो होती होंगी लड़कियां। शार्क शरारत अमेज लहजे में बोला। नहीं होती, वरना मैं क्यों दर बदर होता। भागने लगे चाचा। और भतीजे, झीलों और अबशारों की बात। झीलें गर्क कर देती हैं और अबशारें चीथड़े उड़ा देती हैं। जहाज की तेज आवाज की वजह से चीख चीख कर गुफ्तगू कर रहे थे। दफ्तन दो आदमी कटहरे के पास आ खड़े हुए। इन्होंने बड़े बड़े जाबे उठा रखे थे। इमरान शार्क खामोश होकर इनकी तरफ मतवज्जो हो गए। इन्होंने जाबों से केले निकाल कर कटहरे के अंदर फेंकने शुरू कर दिए थे। इमरान ने अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया और एक केला छपट कर छिलके समेत खाने लगा। दूसरों ने भी इसकी तकलीद की। फिर इन दोनों आदमियों को चले जाने के बाद बकाया छील छील कर खाए गए थे। वाह चाचा, बात बन गई, शार्क बोला। अब ऐसी ही गज़ा मिलेगी जिससे तुम्हारा खून ठंडा हो जाए। फिक्र मत करो। करीबन 4 घंटे बाद जहाज ने उतरने के लिए चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इमरान ने साथियों को हिदायत की थी वो कटहरे की सलाखें मजबूती से थाम कर बैठ जाएं, वरना फिर एक दूसरे पर गिरेंगे। बहरहाल जहाज ने लैंड किया, लेकिन कहाँ वो ना देख सके, क्योंकि खिड़कियों से दूर एक कटहरे में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद वही दोनों मसला आदमी दिखाई दिए जिन्होंने हथियारे पर सवार हुए थे। अब तुम लोग नीचे उतरोगे। इसने कटहरे के करीब आकर निकोलस को मुखातिब किया। ये कौन सी जगह है? एक वीरान जजीरा। यहाँ से एक स्टीमर तुम्हें दारुल हुकूमत तक पहुँचाएगा। खबरदार, स्टीमर पर किसी से गुफ्तगू करने की कोशिश ना करना। मैं समझता हूँ, निकोलस बोला, लेकिन भूख प्यास की शिकायत किससे करेंगे? इसकी तरफ से बेफिक्र रहो, इंतज़ाम है। शुक्रिया। वो वापस चला गया और इसकी हदायत निकोलस ने इमरान के गोश गुजार कर दी। अब बहरी सफ़र होगा। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, कम से कम ये तो मालूम कर लिया होता ये सफ़र कितना तवील होगा। मेरा जहन उड़ा उड़ा सा है सफशकन, सामने की बात के अलावा और कुछ सुझाई नहीं देता। फितरी बात है। देखो इस जहन्नम में कैसे गुजरती है जिसे दारुल हुकूमत कहते हैं। देखा जाएगा। हम इस अंधी चाल पर मजबूर थे। कटहरा खोलकर वो जहाज से उतारे गए थे। सूरज गरूब होने वाला था। ठंडी और तेज हवा ने इन्हें मसरूर कर दिया था। जजीरा सब्ज मगर वीरान था। यहाँ भी वैसा ही रनवे नजर आया जैसे फजाई सफर के आगाज में देख चुके थे। दूर साल पर किसी स्टीमर का धुआं फजा में मरगूले बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। मुहावजों ने खुशगवार फजा में महफूज होने की मोहलत नहीं दी थी। बहुत ज्यादा मोहतात भी नजर आने लगे थे। एक ने साल की तरफ हाथ उठाकर निकोलस से कहा, बस अब चल पड़ो। निकोलस ने साथियों को रवानगी का इशारा किया। इमरान शवाज की तरफ मुड़कर बोला, अपने साथियों को समझा दो कि आप बिल्कुल खामोश रहें जब तक मैं ना कहूँ। हल्की सी आवाज़ भी खलक से ना निकालें। इमरान के अंदाजे के मुताबिक स्टीमर पर अमले के अलावा और कोई नहीं था। दोनों मुहावजों ने निकोलस को जानवरों की भीड़ से अलग किया और इसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। इसका क्या मतलब हुआ? निकोलस इन्हें घूरता हुआ बोला, जानवरों के साथ आदमी सफ़र नहीं कर सकेंगे। मैं भी इन्हीं में से हूँ। मेरा लिबास पर ना जाओ। चेहरे और सर के अलावा तमाम पर उस्तरा फेर दिया गया है। बात ना बढ़ाओ, चुपचाप अलग हो जाओ। अगर मैं इनके साथ ना हुआ तो मदाएं खतरे में पड़ जाएंगी। तुम फिक्र ना करो। निकोलस को एक छोटे से कमरे में तनहा बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ शिकारियों को एक बड़े कैबिन में रखा गया। लड़कियां भी इन्हीं के साथ थीं। निकोलस को कैदी बना लिया गया है। सफ़ेद मादन इमरान की तरफ देख कर पूछा, लेकिन इसने सुनी अनसुनी कर दी। फिर सफ़ेद मादा को इसकी हिदायत याद आ गई। इसने भी बात आगे नहीं बढ़ाई थी। स्टीमर ने भला आखिर लंगर उठा दिया। बहरी सफ़र में शिकारियों के लिए नया तजर्बा था। जैसे स्टीमर बड़ी लहरों के दरमियान पहुंचा, इन्होंने पेट दबा दबा कर टकराना शुरू कर दिया। फिर गर्दनें डालकर इधर उधर जा पड़े। इनकी देखा देखी मदाओं की हालत भी किस कदर गिड़बड़ाई, लेकिन फिर इन्होंने खुद को संभाल लिया। इमरान इनके करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, एक बार फिर ये बात ज़हन नशीन कर लो, मुझे अपनी ज़बान के अलावा और कोई ज़बान नहीं आती। अगर किसी तरह यह बात खुल गई कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ तो फिर ज़िंदगी भर हम में से कोई भी दोबारा अपनी असल हालत में नहीं आ सकेगा। हम समझते हैं, तुम मुतमईन रहो, ऐसा ही होगा। लेकिन इस औरत का क्या होगा? क्या वो इधर के लोगों को मतला ना कर देगी? सफ़ेद मादा ने कहा, इसका इंतज़ाम कर चुका हूँ, बस तुम अपनी ज़बान काबू में रखना। ऐसा ही होगा। ये सफ़र 2 घंटे तक जारी रहा। स्टीमर किसी साल पर लंगरअंदाज हुआ, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे जानवरों को उतारने की जल्दी ना हो, या फिर वहाँ जानवरों को उतारना ही ना रहा हो। स्टीमर किसी और मकसद के तहत वहाँ साल से लगाया गया था। इमरान के अलावा सब फर्श पर पड़े खराटे ले रहे थे। केबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर इमरान भी लेट कर सोता बन गया। ओहो, ये तो सो रहे हैं। किसी की आवाज़ आई। फिर इन्हें कैसे उतारा जाए, ये पूछो कैसे जगाया जाए।
झंझोड़ने का खतरा तो नहीं मोल ले सकता। कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दो और तेज़ किस्म की मौसीकी का रिकॉर्ड लगाकर इस कैबिन के लाउड स्पीकर का स्विच ऑन कर दो। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये जानवर हैरत अंगेज़ हैं। इससे पहले जो भी आए दर्द सर बन गए। कोई चीख रहा था, कोई दाड़े मार मार कर रो रहा था, कोई मरने मारने पर उमादा था। चलो वापस चलें, दरवाज़ा मकफल कर दो। थोड़ी देर बाद कैबिन रक्स की मौसीकी से गूंजने लगा। कान फाड़ देने वाली आवाज थी। वो सब बौखला कर उठ बैठे थे। इन्होंने इमरान को रक्स करते देखा था। इसने इन्हें इशारा किया। सबसे पहले शार्क ने इसकी तकलीफ शुरू कर दी, फिर रफ्ता रफ्ता वो सभी नाचने लगे थे। दोनों मसला मुहाफिज हैरत से इन्हें आंखें फाड़े देखते रहे। कैबिन का दरवाजा बंद कर दोबारा खोल दिया गया। स्टेमर के अमले के लोग भी राहदारी में मौजूद थे। हैरत अंगेज अमले का एक आदमी बोला, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अनर बेल जानवर जनरल के खास हैं, मुझे यही इतला मिली है। दूसरा बोला। इमरान हाथ हिला हिला कर इन्हें भी रक्स की दावत दे रहा था। वो हंस रहे थे। जरा सी देर में अमले के आदमी जानवरों की तरफ से मुतमईन हो गए कि इनसे हकीकतन कोई जानवर पन सरजद नहीं होगा। रिकॉर्ड के अख्ताम पर सन्नाटा छा गया। इमरान के इशारे पर वो सब फर्श पर बैठ गए। मैंने कहा था कि ये जनरल के खास जानवर है, एक मुहाफिज बोला। फिर थोड़ी देर बाद जनरल के वो खास जानवर साल पर उतार दिए गए थे। खास जानवर साल पर कदम रखते ही बुरी तरह चौंका। पहले तो बसारत पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद इस नतीजे पर पहुंचा, वो तो यहाँ एक बार पहले भी आ चुका है। हार्बर का अखाता किए हुए वो ऊंची ऊंची चट्टानें थीं, जिस जगह सुर्ख और सबज रोशनियों के सिग्नल लगे हुए थे। वो हैरत अंगेज हार्बर था, जिस पर छोटी कश्तियों से लेकर बहुत बड़े बड़े स्टीमर तक लंगर अंदाज हो सकते थे। ये अलहंगम हायल का हार्बर था, वही अलहंगम हायल जहाँ एश ट्रे की शक्ल की एक इमारत थी। हमारा इमरान इसे अंदर से नहीं देख सका था। हार्बर से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा दिए गए थे। निकोलस भी इनके साथ था। इसने सफ़ेद मादा से पूछा, क्या गुजरी तुम लोगों पर? कुछ भी नहीं, हम ज्यादा देर सोते रहे। इन लोगों को बहरी अलालत ने आद बोचा था। बड़ी तकलीफ उठाई होगी। इन बेचारों ने कभी पहले शायद समुंदर की शक्ल देखी हो। हम हैं कहाँ निकोलस? खुदा ही जाने। तुमने इन लोगों से पूछा नहीं? जरूरत भी क्या है? जानवरों को इससे क्या सुरकार? वे कहाँ हैं? तुम हमसे अलग क्यों कर दिया गया? मैं नहीं जानता। इन्होंने वजह नहीं बताई। गाड़ी हरकत में आ गई। इमरान और शिकराली बिल्कुल खामोश थे। पहले वहां सगार की शक्ल की एक इमारत थी, लेकिन अब कई नजर आ रही थी। शगाफ चांदनी में इन कई मंजिला इमारत को दूर से भी देखा जा सकता था। एशट्रे हाउसेस भी नजर आया। इनकी गाड़ियां एशट्रे हाउस के करीब ही रुकी थी। करीब से यह इमारत बहुत बड़ी नजर आई। इमरान ने पिछले सफर के दौरान इसे दूर से देखा था। तब तो इसके गिर्द आईनी सलाखों वाला अहाता नहीं था। अखाते के फाटक से गाड़ी गुजरी थी तो इमरान ने अंदाजा कर लिया, इस आईनी अखाते में बरकीरों भी दौड़ाई जा सकती है। अखाते से इमारत का फासला 2-2.5 फरलांग जरूर रहा होगा। गाड़ी थोड़ी देर तक वहां खड़ी रही थी। फिर एक मुहाफिज ने दरवाजे के करीब आकर निकोलस से कहा, तुम लड़कियों समेत बाहर आ जाओ, और इस जानवर से भी उतरने को कहा जिससे जनरल ने शिकराली से गुफ्तगू की थी। इमरान ने सुना और निकोलस के इशारे का मुंतजर रहा। शायद मैं जा रहा हूँ, इसने आहिस्ता शहबाज के कान में कहा। तुम लोग जहाँ भी रहो मेरे मुंतजर रहना, मेरे मशवरे के बगैर एक कदम भी ना उठाना। तुम मुतमईन रहो, ऐसा ही होगा, शहबाज बोला। फिर वो चारों नीचे उतरे थे। गाड़ियाँ दूसरे जानवर समेत वहाँ से चली गई। दोनों मदाएं किसी और तरफ ले जाई गई थी। ये दोनों मुहाफिज के साथ एशट्रे हाउस में दाखिल हुए। वो जिधर से भी गुजरते तेज किस्म की रोशनी में नहा जाते। शायद रोशनियां इमारत के किस हिस्से में इनकी तस्वीरें पहुंचा रही थीं। भला आखिर एक बहुत बड़े हाल में इन्हें पहुंचाया गया। यह हाल भी दायरा नुमा था, बिल्कुल किसी स्टेडियम का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन स्टॉल्स खाली थी। अलबत्ता अरीना में जनरल 4 बॉडीगार्ड के साथ मौजूद था। ये वही मुख्तसर सा जनरल जिससे इमरान की गुफ्तगू हुई थी। ओहो, इसने निकोलस को घूरते हुए कहा, इस चौकी पर मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया था। तुम शायद इंग्लिश बोल सकते हो। मैं अंग्रेज हूँ जनाब। जनाब नहीं, जनरल। जनरल, निकोलस बड़ी आवाज में बोला। हाँ, अब बताओ, क्या तुम लुजा गोर्दो के स्टाफ से ताल्लुक रखते हो? तुमने सफ़ेद फार्म लड़कियों के जानवर बनाए जाने पर एतराज़ किया था। हाँ, मुझसे ये गलती सरजद हुई थी, लेकिन मैं इस गलती पर जानवर नहीं बनाया गया। तो फिर किस गलती पर बनाए गए थे?
निकोलस ने जेरी और उसकी डायरी की कहानी शुरू कर दी। इसके हिस्से को बदलता हुआ बोला, लीजा को किसी तरह इसका इल्म हो गया था। इसने हम दोनों को तलब करके डायरी तलब की। मैंने कहा मैं तुर्की में ही डायरी को छोड़ आया हूँ, लेकिन शायद वो असल बात जेरी से अलहदगी में पहले ही मालूम कर चुकी थी। लिहाजा मेरे कपड़े उतरवा कर मुझे चमड़े के चाबक से पटवाया। कई आदमियों के सामने बरहाना किया गया था। अब आप खुद सोचिए मेरी क्या कैफियत होगी। फिर यही नहीं, इसने मेरे कपड़े आतिशदान में फेंकवा दिए। वो डायरी मेरी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। वो किस तरह? जनरल उछल कर बोला, डायरी इस जैकेट के उस्तर में छुपी हुई थी जो मेरे जिस्म से उतार ली गई थी। अफसोस अफसोस, जनरल अपनी रानें पीटता हुआ चीखा। फिर जब मैंने देखा मेरी जिंदगी ही खतरे में है तो मेरे जैकेट जल जाने के बाद लीजा को हकीकत आल से आगाह करते हुए कहा, सब कुछ मेरे जहन में महफूज है। अगर वो मुझे मार डाले तब भी मैं नहीं बताऊंगा। क्या सचमुच तुम सब कुछ तुम्हारे जहन में है? हरगिज नहीं जनरल। वो मैंने इसलिए झूठ बोला कि लीजा मुझसे उगलवाने के लिए जिंदा रहने दे। मैं पूछ रहा हूँ उसने तुम्हें जानवर क्यों बनाया? मुझे जानवर बनाकर इस तोको पर जेरी समेत जंगल में फेंकवा दिया। हीरो की वादी तक जाने के लिए रास्ता तलाश करूंगा। वो मेरी लाइल्मी में हम दोनों की निगरानी करती रहेगी। हो सकता है, लेकिन ये कपड़े दूसरे जानवर तो वैसे ही हैं। जंगल से दोबारा उठवा दिया गया। अनरबेल जनरल बेहोशी के आलम में मेरे जिस्म पर उस तरह फेरा गया कि कपड़े पहनाए गए। होश आने के बाद मुझसे कहा गया, गुर्दू आदमी भी बना सकती है। जहां जहां से बाल गायब हुए थे वहां अब नहीं उगेंगे। अगर मैं गुर्दू के लिए नक्शा तैयार कर दूं तो पूरा आदमी बना दिया जाऊंगा। लेकिन मैंने जल्द ही महसूस किया वो मक्स फरेब था। गुर्दू मुझे फिर से आदमी बना देने पर कादर नहीं है। ये दुरुस्त है, मेरे अलावा और कोई तुम्हें आदमी नहीं बना सकता, जनरल चहक कर बोला। बहरहाल लीजा ने मुझे इसलिए जिंदा रहने दिया ताकि इसकी दांत में नक्शा मेरे जहन में महफूज है। अब इतला मिली है कि वो पागल हो गई है। जनरल मेज पर घूंसा मार कर चीखा, जरूर पागल हो गई होगी। जिन्हें अपने जुराइम की जवाबदेही का खौफ होता है वो इसी तरह पागल हो जाया करते हैं। मैं देखूंगा, अब तुम जाओ। जनरल ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो निकोलस को वहां से कहीं और